हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो अब हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 विच इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ओके, तो आज इसमें हम जो देखने वाले हैं, हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में एंड जैनिज्म के बारे में। तो अगर आप मुझसे यही शुरुआती में क्वेश्चन करते हो कि क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारा पूरी तरह से यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, सो माई आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप खुद सोचो 6th क्लास के बच्चे के लिए कितना ही कंटेंट होगा। तो उस हिसाब से आपको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने पहली बार हिस्ट्री को ढंग से पढ़ने की कोशिश करी है तो कोई बात नहीं, चलते जाओ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद कोई और बुक्स में देखने को ना मिले, वो इन छोटे छोटे एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल जाए। तो इस टेंशन में बिल्कुल भी मत रहना कि अगर यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम इस वीडियोस को या इन क्लास के एनसीईआरटी को क्यों करें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज वाले चैप्टर के साथ में। तो देखो, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध जी की स्टोरी जानते हैं। तो जो आपके सिद्धार्था है, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं गौतमा। क्या बोलते हैं? गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी। ठीक है, जिन्होंने फाउंडेशन रखी बुद्धिज्म की, उनका नाम क्या था? सिद्धार्था। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? गौतमा। क्या बोलते हैं? गौतमा। वो आज से 2500 ईयर्स अगो क्या हुए थे? पहले पैदा हुए थे। ये एक ऐसा टाइम था, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये एक ऐसा वक्त था जहाँ पे लोगों की जिंदगी में ना बहुत तेजी से क्या देखने को मिल रहा था? बदलाव देखने को मिल रहा था। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा कि जो कुछ किंग्स थे, ठीक है, सम किंग्स जो थे, महाजन पदार्थ के जो किंग थे, वो कैसे दिन पर दिन पावरफुल होते जा रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, पहले जन का एक राजा था, फिर जनपद हुए, फिर महाजन पद हुए। बताया था मैंने आपको, मगध के बारे में बताया था, वाजी के बारे में बताया था। वाजी की खासियत क्या थी कि वाजी में सिस्टम कौन सा था? वहां पे गण और संघ वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, वहां पे इनकी तरह ये नहीं था जैसे मगध में था कि सिर्फ एक ही राजा का रूल है। नो, वाजी क्यों था? वाजी एक रिपब्लिक था। वहां पे ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे देखने को मिलते हैं गण, जहाँ पे बहुत सारे रूलर्स क्या कर रहे थे? वहां पे एक साथ में राज कर रहे थे। ठीक है, बताया था मैंने आपको संघ और गण क्या होता है, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो जो बहुत सारे थिंकर्स है ना, वो कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि सोसाइटी में जो ये बदलाव हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। एक तो वो जानना चाहते थे कि जो सोसाइटी में इतनी फास्ट तरीके से जो बदलाव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। दूसरा उनके मन में ये था, वो ये पता करने की कोशिश करना चाहते थे। ठीक है, ये कोशिश करते थे कि जिंदगी का असल मतलब क्या है। ठीक है, कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जो गौतम बुद्ध थे आपके, वो बिलोंग करते थे एक स्मॉल गण को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना गण और संघ में, अब अभी आपको 2 मिनट पहले बोल के हटी हूँ। तो जो गौतम बुद्ध थे ये बिलोंग करते थे एक छोटे से गण को जिसका नाम था साक्या गण। क्या नाम था? साक्या गण। ठीक है, और ये क्या थे? एक क्षत्रिय थे। फाइन, अगर मान लो आप कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहां पे ना बच्चे ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ गौतम बुद्ध किस गण को बिलोंग करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? साक्य गण को बिलोंग करते हैं। एंड दूसरा, जो आपके 4 वर्ण थे उसमें से कौन से वर्ण के जो आपके गौतम बुद्ध थे, तो वो क्या थे आपके? वो थे बच्चे आपके क्षत्रिय। क्या थे? वो आपके क्षत्रिय थे। ठीक है, जब ये यंग थे तब इन्होंने क्या करा? ये घर से निकल पड़े, अपने सारे आराम की जिंदगी छोड़ के, अपने सारे कंफर्ट को छोड़ के घर से निकल पड़े। क्यों निकले? इन द सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की खोज में ये अपनी जवानी में ही क्या निकल पड़े? अपने घर से, अपने घर के सारे कंफर्ट्स को छोड़ के, सारी सहूलतों को छोड़ के ये निकल पड़े। ठीक है, नॉलेज की खोज में वो जगह जगह घूमते रहे, बहुत सालों तक घूमते रहे, और थिंकर्स के साथ में मीटिंग्स करते रहे, डिस्कशंस करते रहे। फाइनली, ठीक है, डिसाइडेड टू फाइंड हिज ऑन पाथ। फिर इन्होंने एक दिन डिसाइड करा कि अब इनको ढूंढना है अपना खुद का पाथ। ठीक है, टू रियलाइजेशन। एंड इन्होंने मेडिटेशन करा बहुत बहुत दिनों तक। ठीक है, ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया बिहार। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनको इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली थी? तो इनको मिली थी पीपल ट्री में के नीचे बैठ के। ठीक है, एक पीपल की ट्री है उसके नीचे बैठ के, जो कि बोध गया में है, बिहार में। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वहां बैठ के इन्होंने काफी लंबे टाइम तक क्या करा? मेडिटेशन करा। जब तक इनको इनलाइटनमेंट हासिल नहीं हुई ये वहीं पे बैठे रहे और वहां पे बैठ के क्या करते रहे? मेडिटेशन करते रहे। फाइन, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ इनको इनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी आपकी बोध गया में, पीपल के ट्री के नीचे बैठ के, जो कि आपका बिहार में है। आई एम सॉरी। आफ्टर दैट
ही वॉज नॉन एज बुद्धा। अब पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, गौतमा था क्योंकि इनकी जो मदर थी, ठीक है, गौतमी, उनके नाम के ऊपर बेस था। अब वो इनकी रियल मदर नहीं थी। फाइन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री करवाऊंगी। तो उन्होंने अपने नाम पे इनका नाम गौतम रख दिया था, ठीक है, इनका नाम सिद्धार्था भी था। लेकिन इनको बुद्ध कब से बोला जाने लगा? जब इनको बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बिहार में इनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, तब से इनका नाम पड़ गया बुद्ध, गौतम बुद्ध। फाइन, बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक वाइस वन, एक जिसको मतलब जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद ये सारनाथ चले गए जो कि वाराणसी के पास में है। वहां पे पहली बार जाके इन्होंने अपना पहला जो था वो लेसन दिया, ठीक है, ये टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने वहां पे जाके अपने मतलब इन्होंने अपने प्रवचन दिया वहां पे जाके सारनाथ में। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ फर्स्ट टाइम इन्होंने कहाँ पे अपनी टीचिंग्स दी थी? तो वो दी थी सारनाथ में, जो कि आपका वाराणसी के पास में है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो इनकी बाकी की जिंदगी थी, इन्होंने अपने पैरों पे चलते चलते ही निकाल दी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लोगों को टीचिंग्स देते निकाल दी, जब तक इनको मतलब ये पास्ट अवे हुए हैं आपके जाके कुसिनारा में। जब तक ये पास्ट अवे नहीं हुए, ठीक है, इनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष ही बोलते हैं, तब तक इन्होंने क्या करा? ये पैरों पे चलते रहे, अपनी एक जगह दूसरी जगह चलते रहे और लोगों को टीचिंग्स देते रहे। गौतम बुद्ध ने बोला, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने बोला, इन्होंने एक चीज हमें सिखाई लाइफ की कि जो जिंदगी है ना वो पूरी दुखों से भरी हुई है, ठीक है, फुल ऑफ सफरिंग्स है और अनहैप्पीनेस है। ऐसा क्यों है? हमारी जिंदगी दर्द से, दुखों से, हम खुश नहीं होते, उदासी से क्यों भर रखी है? इसका कारण है क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, जो हमारी जो डिजायर्स है अंदर की, जो कभी भी फुल नहीं हो सकती है। आज आपको ये डिजायर है, आपकी ये पूरी होगी, कल को एक नई डिजायर पैदा हो जाएगी, तो आपको संतुष्टि पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी ने हमें यही कहा कि समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, अगर हमें कभी मिल भी जाए ना जो हम चाहते हैं, उसके बाद भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें इसके बाद और मिले, इसके बाद और मिले, इसके बाद और मिले। तो गौतम बुद्ध जी ने इन चीजों को डिस्क्राइब करा, इसको नाम दिया एज अ थर्स्ट, ठीक है, तन्हा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. अच्छा, इन्होंने सबसे पहले बोला कि इंसान दुखी क्यों है, इंसान सफर क्यों कर रहा है? कारण है उसकी डिजायर्स। अब इन डिजायर्स पे, ठीक है, जो ये दुख उसको मिल रहे हैं, इस चीज से वो कैसे लड़ सकता है, कैसे वो खुश रह सकता है अगर वो मॉडरेशन फॉलो करे। मतलब एक्सट्रीम ना हो कि चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम लेवल्स पे वो बिल्कुल ना जाए, बीच में रह के बीच का रास्ता निकाले, जितना उसके पास है उतने में वो खुश रहे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ तन्हा किस धर्म में इस्तेमाल करा गया है? तो बुद्धिज्म में इस्तेमाल करा गया है। इसका मतलब क्या है? थर्स्ट है, ठीक है, जो इंसान को एक भूख रहती है, एक प्यास रहती है कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। फाइन, एक पिक्चर है, द स्तूपा है एक सारनाथ में। स्तूपा क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, वहां पे हम लोग ये देखने वाले हैं। एक बिल्डिंग है जिसको हम लोग स्तूपा भी बोलते हैं, जो कि बिल्ड करी गई थी, बनाई गई थी टू मार्क द प्लेस, उस प्लेस को मार्क करने के लिए जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था, अपनी पहली टीचिंग दी थी, अपना पहला मैसेज दिया था। तो आप ये देख सकते हो ये कहाँ पे है, ये है आपकी सारनाथ में, ठीक है। तो जब आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध ने पहली टीचिंग सारनाथ में दी थी, तो ऑफ कोर्स वहां पे ही उनका क्या मिलेगी, पहली बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब यही बिल्डिंग होगी ना जहाँ पे, सिंपल सी दिखा दी है कि ये बिल्डिंग होगी ना जहाँ पे उन्होंने अपना प्रवचन दिया पहली बार, ठीक है, क्योंकि सारनाथ में दिया तो ऑब्वियस है कि सारनाथ में ही होगी, ये कहने का मतलब था मेरा। फाइन, इन्होंने एक और चीज हमें सिखाई कि काइंड रहो, फाइन, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर, और दूसरों की जिंदगी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी इज्जत करो, दूसरों की तरफ जो है ना वो काइंडनेस का भाव रखो। ये नहीं कि आप किसी के साथ र्यूड हो रहे हो, किसी को खाने को दौड़ रहे हो, ठीक है, और मतलब ये चीजें सिखाई कि दूसरों से प्यार से बात करो। देखो यार, इंसान को ना एक दिन चले जाना होता है यहाँ से, कुछ नहीं भरोसा। इवन कि जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ नहीं पता पढ़ाते पढ़ाते ही क्लास के अंदर लाइफ खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता कब जो सांसें हैं वो हमारी छीन ली जाए, कब इंसान है कब नहीं है, 2 मिनट के बाद जिंदगी रहेगी या फिर नहीं है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए यार दूसरों के साथ ना काइंड बिहेव करा करो, ठीक है, थोड़ा पोलाइटली बिहेव करा करो, किसी को अब्यूज मत करो, कुछ मत करो, किसी को इतनी तकलीफ भी मत दो, फाइन, कि उसके दिल से आपके लिए बिल्कुल ही एक कहते हैं कि बद्दुआ निकल जाए। तो ऐसे कुछ भी मत करो। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये मतलब मैं नहीं,
जो गौतम बुद्ध है ये आपको समझाना चाहते हैं, और मेरा भी आपको यही मैसेज है, ठीक है, कि ज़िंदगी का कुछ नहीं भरोसा, पल में है पल में नहीं है। तो इसीलिए हर वक्त जो है ना ये सोचो कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो जाओ इमिडिएटली, अभी जाओ उससे माफ़ी मांगो, सो दैट कि आपके जो वो ना कर्म जो आपने किया था किसी का दिल दुखाने का, ठीक है, वो आपका कर्म जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, वो आपको माफ़ी दे दे। फाइन, अगर माफ़ी भी ना दे तब भी आपके दिल का जो बोझ है वो खत्म हो जाए। देखो, मैं यहाँ पे ज्ञानी बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि फालतू में ज्ञानी बन रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। हु एम आई टू बी अ ज्ञानी, ठीक है, बहुत ही कौन हूँ मैं ज्ञानी बनने वाली, मैं कोई भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू पीपल। बट जहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे आपको समझाना चाहिए। पहली बात, ये कोई प्रवचन की क्लास तो है नहीं है, ये हिस्ट्री की क्लास है। तो मैं यहाँ पे प्रवचन क्यों दे रही हूँ, वो आपकी मर्जी, आपको लेना नहीं लेना। अदरवाइज यू पीपल कैन स्किप दिस वीडियोस, ठीक है, और आप इसको यहीं पे लीव कर सकते हो। बट बीइंग योर एल्डर सिस्टर, कुछ भी मुझे समझ लो, मेरा फ़र्ज़ आपको समझाना ही है कि दूसरों के साथ में काइंड रहा करो, हर किसी की ज़िंदगी की इज्जत करा करो। और एक बात हमेशा याद रखना, सब कुछ बेशक हो या ना हो, एक चीज़ पक्का आपकी ज़िंदगी में होगी, वो है कि मौत, जो डेथ है वो पक्का लाइफ में आती है। तो इस चीज़ से हमें डर के रहना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो, आपको बेशक कोई नहीं देख रहा, आपको जो है वो रब ज़रूर देख रहा होता है। तो सुप्रीम पावर से हमें डरना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल लूँगी, कोई प्रवचन नहीं है, मन में आया तो मैंने बोल दिया, मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना। एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि एक दिन हमने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो ऐसा कुछ करके जाओ लाइफ में कि जिस दिन आप मरो ना, दुनिया दिल से रोए, दिखावे के लिए ना रो, मतलब दिखावे के लिए आंसू ना निकाले अपने, ठीक है, दिल से रोए। उसको वाक्य में फर्क पड़े, जब आप चले जाओ तो उनकी जिंदगी में वाक्य में वो खालीपन आए, और आपके मरने के बाद भी आपका जो नाम है वो इस दुनिया में अमर रहे, ठीक है। चाहे दो लोगों में ही क्यों ना रहे, बट एटलीस्ट रहे। दुनिया आपको मरने के बाद पीछे से गाली ना दे कि चल यार मर गया मर गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे कर्म करो, अभी वक्त है, कुछ नहीं होता, लाइफ कब चली जाए कब ना चली जाए। तो छोड़ो, चलते हैं आगे, ही हम कहीं और ही घुस गए, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन, जो हमारे कर्म है, ठीक है, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो हमारी इस जिंदगी में तो चलो कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे डालेंगे, लेकिन इसके बाद की जो जिंदगी जिंदगी है, देखो मुझे नहीं पता इसके बाद जिंदगी है या फिर नहीं है। आप में से भी कई लोगों को, मतलब किसी को बिलीव होगा तो उसके लिए भी, मतलब कोई हेट नहीं है, मतलब हर किसी का अपना यकीन है, हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है। तो आप बिलीव करते हो तो तब भी देख लो। बट अगर नहीं भी करते ना कि इसके बाद जिंदगी है या फिर नहीं है, तो अभी तो पता है ना कि आपकी जिंदगी है। तो एटलीस्ट अभी तो प्लीज अच्छे कर्म कर लो, ठीक है। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस भाषा में, अब देखो, मान लो कि मैं ना यहाँ पे बोलने लग जाऊं कोई ऐसी लैंग्वेज ये आज के लोगों को नहीं आती, तो क्या मैं उन तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी, अपना मैसेज जो है वो पहुंचा पाऊंगी, नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो मैं किस लैंग्वेज में आप तक अपना मैसेज पहुंचाऊंगी, जो लैंग्वेज आप लोग समझते हो, है ना, जो ऑर्डिनरी इंसान जो है वो लैंग्वेज समझते हैं। तो गौतम बुद्ध ने, जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में लोगों को क्या दी, टीचिंग्स दी, जो कि लैंग्वेज थी आपकी प्राकृत, क्या नाम था उसका, प्रकृत, ठीक है। सो दैट कि हर कोई उनके मैसेज को समझ पाए। फाइन। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. अब जैसे मैंने आपको इतना सारा एक प्रवचन दे दिया, ठीक है, अब मैं आपको तब भी ये कहूंगी, जिससे गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी यही बात बोली है कि देखो, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ ना, आप उसको ब्लाइंडली बेशक मत फॉलो करो, खुद के लिए भी सोचो, ठीक है। अगर मैं आपको कोई यहाँ पे चीज बोल रही हूँ तो आप पहले उसको खुद समझो, ठीक है, उसको देखो वो क्या चीज है, उसको अच्छे से गौर करो, और देखो कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए सही नहीं है। किसी की चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आज के टाइम पे ये बाबाओं का ट्रेंड चला हुआ है, सीरियसली आई एम रियली फेड अप, आपको ये मेरा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा लास्ट वीडियो में भी, कि इन बाबाओं का इतना ट्रेंड चला हुआ है ना, इतना ट्रेंड चला हुआ है, ये लोग जो बोलते हैं ना, लोग उसको अंधों की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और लगे पड़े हैं इनके पीछे। इनकी दुकानें जो है ना वो फिल कर रहे हैं, सीरियसली इनकी दुकानें फिल करी जा रही हैं। आई एम सॉरी अगर किसी के यहाँ पे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, बट आई सीरियसली हेट दीज बाबा जो ये अपनी दुकानें चलाते हैं, लोग पागलों की तरह इनके पीछे लगे हैं। अरे ठीक है, अच्छी बातें बतानी है बताओ, तब तक यू पीपल आर डूइंग गुड, जब तक आप उनको अच्छे मैसेज पहुंचा रहे हो कि दुनिया को हाँ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जहां पे आप अपने धर्म को घुसा देते हो ना कि जी हमारा धर्म इज द नंबर वन धर्म इस दुनिया में, वहां पे ये बाबाज ना, सच्ची आई हेट दिस बाबाज,
सीरियसली मैं कहाँ से कहाँ ही पहुँच रही हूँ आज की क्लास में, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हूँ ना। तो यार थोड़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, ठीक है, समझो चीज़ों को। आप बच्चे नहीं हो, पागल नहीं हो। ये जो लगे हुए हैं कि ये कर दो, नींबू का वो कर दो, ये कर दो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए। कुछ ऐसे आसपास के इधर उधर के लोग जो हैं वो फालतू चीजें करते हैं, कुछ रख जाएंगे सड़क के बीच में, चूड़ियां बूड़ियां, अरे यार व्हाट द हेल इट इज। कितना ज्यादा सुपरटिशन है ये, ठीक है। तो इस चीज से बचो। लेकिन जो बाबा आपको मतलब जो वाक्य में आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि देखो हर किसी को रिस्पेक्ट करो, ये करो, आपको अच्छे कर्मों की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको फॉलो करो। लेकिन ये वहम की दुनिया में डाल रही है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस जाति का ये मत छुओ, वो नीच होते हैं, ठीक है, वो छूत छात की, अरे हाउ, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। छोड़ो 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 छोड़ो। द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, ठीक है, किस्सा गौतमी की स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। एक फेमस स्टोरी है अबाउट द बुद्ध। तो एक विमेन होती थी, उनका नाम था किस्सा गौतमी। तो इनका जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सड़कों पे इधर उधर गलियों में घूमती रहती है अपने बच्चे के साथ में, और लोगों को बोलती रहती है कि प्लीज इसकी जिंदगी वापस ले आओ, मेरे लड़के की जिंदगी वापस ले आओ। तो कोई एक काइंड मैन होते हैं, वो बेचारे उसको गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं। तो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि देखो मैं आपका जो बेटा है इसकी जिंदगी वापस जो है आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड जो है वो आपको मेरे लिए लेके आने होंगे, सरसों की जो बीज है वो आपको मेरे लिए लेके आने होंगे। तो जो किस्सा गौतमी थी वो एकदम खुशी से पागल होगी कि एक मुट्ठी तो मांगी है मुझसे इन्होंने, ये तो बहुत कम है मेरे बेटे की जिंदगी के मुकाबले। तो एकदम खुश होती है। लेकिन उसके बाद गौतम बुद्ध एक और बात बोलते हैं कि रुको, कहाँ से लेके आने हैं वो मुट्ठी भर आपको? वो उस घर से लेके आने हैं जिस घर का कोई भी इंसान जो है वो मरा ना हो आज तक। तो किस्सा गौतमी जो है वो दरवाजे पे जाती हैं, अलग अलग घरों में जाती हैं, ठीक है, हर किसी का दरवाजा खड़खड़ाती हैं, हर किसी से पूछती हैं अरे आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई? कोई कहता है जी हमारी फादर की डेथ हुई है, कोई कहता मदर की हुई है, कोई कहता सिस्टर की हुई है, कोई कहता ब्रदर की हुई है, कोई कहता हस्बैंड की हुई है, कोई कहता वाइफ की हुई है, कोई कहता चाइल्ड की हुई है, कोई कहता अंकल की हुई है, कोई कहता आंटी की हुई है, कोई कहता ग्रैंड फादर की, कहता ग्रैंड मदर की हुई है। तो हर किसी ना किसी के घर में मौत क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ऐसा दुनिया में कोई भी घर नहीं है, आज तक कोई भी घर नहीं है, अगर हो तो देखेंगे, पर ऐसा कोई भी घर नहीं दुनिया में जिस घर में मौत ना हो रखी हो, ठीक है, जिस घर में डेथ ना हो रखी हो। तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है कि यार दुख सबको है, ठीक है। जब आपको अपना दुख बड़ा दिखने लगे तो अपने से मतलब उसका दुख देख लें जिसका दुख आपसे ज्यादा बड़ा है। मान लो किसी की लेग फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, या लेग काटनी भी पड़ी, अरे आपका दुख फिर भी कुछ नहीं है। उसको देखो यार, जो कैंसर से तड़फ रहा है, जिसको उम्मीद भी नहीं है कि वो 30 दिन और जिएगा। समझ में आया? फाइन। अब कैंसर वाले से बड़ा दुख किसका है? किसी को डिजीज होती है कि स्किन उनकी पूरी बर्न हो रही होती है, जल रही होती है, बिल्कुल इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि टच करते ही फट रही होती है। तो उसका दुख देखे यार कि पल पल, बेशक उसके पास जिंदगी बच रही है 20 साल की, 30 साल की, पर आपको तो छुटकारा मिल रहा है ना यहाँ से उस दर्दनाक जिंदगी से। तो उसका सोचो। तो हर किसी को दुख होते हैं। अब देखो मुझे साइटिका की इशू है। जब मैं 12th क्लास में थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरे स्पाइनल कोड में फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से लेग्स वगैरह में चलने में दिक्कत आने लगी। बहुत ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मोड आया कि लगता था पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी कभी ज़िंदगी में, नॉर्मली चल भी नहीं पाऊंगी। एकदम से जो मेरी बॉडी का वेट था वो भी डाउन हो गया। यकीन नहीं मानोगे कि इतना ज़्यादा मेरा हेयर लॉस हुआ दवाइयाँ खाने के बाद, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ गई, मतलब क्या क्या नहीं बीता। वो फेज़ मेरी ज़िंदगी का बहुत पेनफुल फेज़ था। उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। आई यूज टू क्राई लाइक हेल। आई यूज टू थॉट कि यार अब इस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव एनी मोर। 100 बातें, 100 चीज़ें, हर वक्त डिप्रेशन में रहना। एक तो फिजिकली आप वीक, और इमोशनली आपको दुनिया जो है वो वीक कर देती है, बोल बोल के ये ड्रामा है, ये है, वो है, ये कुछ नहीं होगा इससे, अभी तो ये खराब हो चुकी है इसकी बॉडी, 100 तरह की बातें हैं। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई बाद में कि देखो मेरा इतना से दुख है पर उन लोगों को देखो, अगर आपको दुख देखना हो पीजीआई जाना यहाँ से। कैसे कैसे लोग वहाँ पे मरते हैं, कैसे आपको देखने को मिलेंगे, एक्सीडेंट वाले केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर लगता है यार कि अपना दुख कुछ भी नहीं है। फाइन। अब जब मुझे फेलियर्स मिले थे इस जर्नी के अंदर, ठीक है, पहला फेलियर मिला तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। एंड आई थॉट कि
अब मुझे ना एग्ज़ाम ही वापस नहीं देना, ठीक है, ये एग्ज़ाम शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या मतलब इतना आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर देखती हूँ। फिर मैंने दिया। फिर हमारे घर में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एक मतलब बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं, एक डेथ वाली सिचुएशन हमारे घर में आ गई। तो मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन हमारे लाइफ में आ गई। देन फिर मेरा पेपर ख़राब हो गया। चलो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत की भी यहाँ पे कमियाँ नहीं होंगी। तो जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ ना, अपनी इस जर्नी को देखती हूँ, फिजिकली ट्रॉमा, फिर इमोशनल ट्रॉमा, देन फेलियर्स का ऊपर से ये, देन लोगों के ताने, ये सब कुछ, फिर मुझे लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है, एक दिन तो मरना ही है ना, सबने मरना है, ठीक है। तो इतना अच्छा कुछ जिंदगी में करके जाओ कि जो मौत है ना बड़े आराम से आ जाए, ठीक है, दर्दनाक मौत ना मिले। सो दुनिया के दुख बहुत सारे हैं, हमारे दुख ना कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आ चुकी है। अभी भी ना मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, दिल तो बहुत दुखता है यार। कोई कह देता है नौटंकी है, कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम, ये चीज़ें हैं, कोई कह देता है, मतलब 100 तरह की बातें हैं, बहुत चीज़ें लोग बोलते हैं, मजाक बनाते हैं। देखो सिंपैथी लेने के लिए तो मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, ठीक है, और मैं आपको ये सिंपैथी लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। तो कई लोग कमेंट कर देते हैं, तो किसी का मुंह तो पकड़ा जा नहीं सकता, फाइन, समझ में आया। तो बस मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मन में चीज़ें निकल के आई, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, तो थोड़ा सा भावुक हो गई मैं भी, ठीक है। तो समझाने का मेरा यही मकसद है आपको यार, अपने दुख जब आपको बड़े दिखने लगे ना, तो देख लेना पूरा जहान ये दुखी बैठे, ठीक है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दुखी बैठी है। सो चलो, आज की क्लास मुझे प्रवचन ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं यार, थोड़ी लाइट क्लास भी होनी चाहिए। कोई बात नहीं। उपनिषद, ठीक है, around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find the answer, ठीक है। उस टाइम पे जब गौतम बुद्ध भी प्रीच कर रहे थे, अपना प्रवचन वगैरह दे रहे थे, उस टाइम पे और भी बहुत सारे कुछ थिंकर्स थे जो कि इन चीज़ों का जवाब ढूंढने में लगे हुए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। कोई चाहता था ये जानना कि क्या मरने के बाद भी जिंदगी है। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद जिंदगी कैसी होगी। आप सबके मन में भी क्वेश्चन आते होंगे कि यार जब हम मरते होंगे, मेरे मन में तो वाक्य ही आता है कि जब हम मरते होंगे यार, क्या हमें याद रहता होगा हमारी फैमिली के बारे में? क्या जो हमारी आत्मा जब मरने के बाद निकलती है, क्या वो हमारे पेरेंट्स के पास आती होगी? मतलब 100 चीज़ें हैं। क्या हमें अपने पेरेंट्स दिखते होंगे? क्या हम उनको याद करते होंगे? क्या वाकई में हमारी आत्मा कहीं और चली जाती है? क्या हमारा सच में बर्थ हो जाता है? कई लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, पूर्ण जन्म, समथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ होता है ऐसा। कैसा होता है क्या नहीं, तो बहुत सारे सवाल चलते हैं, तो उस टाइम पे भी चलते थे। अब मुझे अगर ना वाकई कभी जिंदगी में वक्त मिलेगा ना, सो आई एक्चुअली वांट टू स्टडी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सीरियसली, पता ना कौन कौन पढ़ना चाहता है ऐसे सवालों को। मरने के बाद जिंदगी है क्या नहीं है, ये ब्रह्मांड क्या है क्या नहीं है, कोई कहता है सब वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसीज है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। साइंस के हिसाब से भी हम देख के चलते हैं, बट साइंस के पास कभी भी सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। कोई भी ना मौत की दवा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो जब कोई मौत की दवा नहीं बना सकता, तो यहाँ से एक चीज साफ निकलती है कि एक ऐसी सुप्रीम पावर है इस ब्रह्मांड में, ठीक है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सो वही पावर है जो इंसानों को से कनेक्ट करती है, सब कुछ करती है। वही एक पावर है जो इंसान को बोलती है कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। बट अब यहाँ से ये भी मतलब मत निकाल लेना कि वो एक पावर है जो बोलते हैं कि भाई गलत काम भी करो, जाके मर्डर वर्डर कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, अदर वांटेड टू नो कि हम सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म हमें करने चाहिए, ठीक है। अब मेनी ऑफ दीज थिंकर्स को लगा दैट देयर वर समथिंग परमानेंट, कि कुछ ना कुछ परमानेंट है इस यूनिवर्स में, जो कि हमारे मरने के बाद भी रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को बोला आत्मन। क्या बोला? आत्मन, एक इंडिविजुअल की सोल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ आत्मन का मतलब क्या है। तो आत्मन का मतलब है जी आपका इंडिविजुअल सोल। क्या मतलब है? इंडिविजुअल सोल। एंड ब्राह्मण वो क्या है? यूनिवर्सल सोल है। और कहीं ना कहीं जो आपका आत्मन है और जो ये ब्राह्मण है, ये एक दिन एक हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, वर वन, कहीं ना कहीं दोनों एक ही है। समझ में आया? मेनी ऑफ दिस आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो बहुत सारे ये आइडियाज कहाँ पे रिकॉर्ड करे गए? उपनिषद में रिकॉर्ड करे गए। देखो उपनिषद का वैसे तो मतलब है कि अपने गुरु के पास में बैठना, ठीक है, उनकी टीचिंग्स को, मतलब उनकी टीचिंग्स को लेना। तो उपनिषद का मतलब ये होता है, फाइन।
तो ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो ऐसे टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड हो रखी है। मान लो आप एक गुरु और आपका कोई जो है वो डिसाइपल है, कोई आपका जो है वो शिष्य है, आपका कोई स्टूडेंट है, आप दोनों में कोई बात चल रही है, आप कुछ, ये आपका जो शिष्य है वो आपसे कोई सवाल कर रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हो, तो ये बात चलती जा रही है, ये लिख दी गई है, ठीक है, ये लिख दी गई है। सो इन टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इस टेक्स्ट को उपनिषद बोलते हैं। फाइन। जो कि आपके सिंपल डायलॉग्स के फॉर्म में आपको ये कॉन्वर्जेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। डायलॉग मतलब दोनों तरफ से बात हो रही है, मोनोलॉग मतलब जब एक ही बात कर रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे। एक कहानी है एक वाइस बैगर की, एक वाइस जो है बैगर है, भिखारी है, मतलब दिमाग वाले जो है ना, जिनके पास ज्ञान है, सब कुछ है। तो एक डायलॉग हम देखते हैं, ठीक है। मोस्ट फेमस उपनिषद है ये आपकी, जिसका नाम है चंदोग्या उपनिषद, ठीक है। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि चंदोग्या उपनिषद में क्या है। तो ये इन चीजों को ना गौर से देख लिया करो, फिर कल को पेपर में आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस और हम वहीं पे मार खा जाते हैं। बट कोई बात नहीं, एक बार हमारे हो जाए फिर हम बहुत सारी चीज़ों को ना, इनके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करेंगे, और हर एक चीज़ों को जिसको हम भूल जाते हैं उसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे ऑर्गेनाइज करके। तो देखो, एक ना शौनक्या है और एक है अभिप्रात्रिन, ठीक है। तो दोनों सेज होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है? ऋषि मुनि है। ये लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं यूनिवर्सल सोल की, ब्राह्मण की। फाइन। बताया ना मैंने यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण मतलब होता है यहाँ पे। तो एक दिन ना ये क्या होता है, दोनों खाने के लिए बैठते हैं, तो एक भिखारी इनके पास आता है और इनसे खाने के लिए पूछता है। तो ये बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं बचा सकते। जो शौनक्या हैं ये बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं बचा सकते। तो फिर भिखारी ने बोला कि लर्न्ड सर्स whom do you worship, क्या किसकी पूजा करते हो? बैगर ने पूछा। तो इन्होंने बोला, जो आपके अभिप्रातिन है, इन्होंने बोला कि हम तो ब्राह्मण की, जो यूनिवर्सल सोल है, उसकी पूजा करते हैं। इन्होंने बोला, आह, इट मीन्स दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर अर्थ। तो बैगर ने बोला कि ओ अच्छा, तो इसका मतलब आपको पता है कि इस पूरे संसार को, इस पूरे इस दुनिया को जिसने फिल करा हुआ है, जिसने भरा हुआ है, वो है आपकी यूनिवर्सल सोल। तो जो ये ऋषि मुनि थे, जो सन्यासी सेज थे, उन्होंने बोला यस यस वी नो दैट, हमें पता है। सर हिलाया उन्होंने अपना, ठीक है, दे नो डेट, उन्होंने अपना सर हिलाया। तो बैगर ने कहा, बैगर ने बैगर बोले कि इफ द यूनिवर्सल सोल्स फिल्स द होल वर्ल्ड, कि अगर ये पूरा जो ये आपकी यूनिवर्सल सोल है, जो आपका ये ब्राह्मण है, ये पूरी दुनिया को फिल करता है, तो ये मुझे भी फिल करेगा, मुझे भी भरेगा, ठीक है। तो मैं कौन हुआ? मैं भी तो इस दुनिया का हिस्सा हुआ। तो बैगर ने बोला, तो ब्राह्मण, तो उन्होंने बोला, यू स्पीक द ट्रुथ ऑफ यंग ब्राह्मण, कि तुम सच बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। तो फिर बैगर ने बोला कि ओ सन्यासी, ठीक है, ओ ऋषि मुनि, आप मुझे फिर क्यों मना कर रहे हो खाना देने से? आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं, आप यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो खाना देने से, ठीक है, आप उसको डिनाई कर रहे हो। तो यहाँ से जो वो सन्यासी थे, जो वो ऋषि मुनि थे, उनको एक चीज समझ में आ गई, ठीक है, उनको रियलाइजेशन होगी इस सच की, इस ट्रुथ की, कि जो दुनिया है ना, वो ही पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरी दुनिया किससे फिल हो रखी है? इस यूनिवर्सल सोल से फिल हो रखी है। और अगर आपने इसको खाना दिया तो कहीं ना कहीं आपने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं आपने खाना दे दिया, ठीक है, क्योंकि सब में एक ही चीज जो है वो वास करती है। फाइन। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, उन बैगर के साथ में खाना जो था वो अपना शेयर कर दिया। फाइन जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हमारी चल भी रही है या फिर नहीं। बहुत अच्छे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। फाइन, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। ओके, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा प्लीज। थोड़ी सी ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। एक तो इतने कमेंट्स पढ़ पढ़ के सीरियसली वो थोड़ा हो जाता है खुद पे इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान उन चीज़ों से नेगेटिव वे में। आई डू नॉट वांट मैं उस चीज़ में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती, बट ठीक है, मैं अपना कर्म करती रहूंगी। बाकी जिसको मुझे जो बोलना है बोलता रहे, कोई बात नहीं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। छोड़ो, चलो मैं पानी पी लूँ यार, आप भी पी लो इतना, ठीक है। पॉज देके वीडियो को, मेरा गला सूख गया सीरियसली।
ओके, अच्छा मुझे रिव्यू तो कर दिया करो कि कोई यहाँ तक मेरी वीडियोस को सुनता है यार। अगर एक बच्चा भी सुनता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जान के, क्योंकि मैं भी एफर्ट करती हूँ यार। पता है मैं बेड पे बैठी हुई वीडियोस बना रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तब भी मैंने ना खुद से चैलेंज करा है कि नहीं, मुझे ना वीडियोस भी बनानी है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, और जो मैंने ब्लॉग्स की सीरीज चलाई है मुझे वो भी करनी है। बहुत दुनिया कह रही है कि इसको बंद कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। अरे यार मैंने 2.5 साल बड़ा फोकस कर लिया, 2.5-3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी को ना बंद दरवाजे, मतलब बंद कमरे में बंद करके खुद को जी के देख लिया। अभी आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रही हूँ। दुनिया से इंटरेक्शन करना मुझे अच्छा लगता है, खुशी देती है कि मैं किसी एक बच्चे की भी हेल्प कर पाऊँ। सो आई ट्रूली फील सेटिस्फाइड व्हेन आई डू दिस। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे पता है मेरी पढ़ाई नहीं ख़राब हो रही है। इवन ये ब्लॉग्स ना मुझे बड़ा कंसिस्टेंट बना रहे हैं, डिसिप्लिन मेरे अंदर में ला रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है यार कि चाहे एक बच्चा भी मेरा वेट करा, चाहे एक भी मेरा वेट नहीं करा, बट मेरा ये जो गोल है ना, मेरा जो टारगेट है कि मुझे पूरा करना है, मुझे ब्लॉग डालना है। और ब्लॉग डालना पड़ेगा तो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। सो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरी पढ़ाई हो रही है। और मुझे ब्लॉग को एडिट करने में ना सीरियसली मुझे कम से कम पे 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे, ठीक है। देखो मैं क्या करती हूँ, अलग अलग सेक्शंस में रिकॉर्ड कर लेती हूँ कैमरा, फिर सबको एकदम से एक साथ ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, बन गया जी। हल्का सा थोड़ी सी वॉइस डालनी होती है, डाल दी, खत्म, अपलोड कर दिया। कितना टाइम लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। और यहाँ से ये है कि मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ आज से 1 साल बाद, अगर मेरी जिंदगी रही, ठीक है। अगर पता नहीं ना, 2 मिनट के बाद भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी रहती है आज से 1 साल बाद, तो मैं देखूंगी आगे कि यार आज से 1 साल पहले मैं कैसी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन से कदम उठाए थे कि मैं आज ऐसी हूँ। कहते हैं ना कि आज हम जैसे हैं वो हमारे पुराने कदमों का जो नतीजा नतीजा होता है, हमारे पुराने एक्शंस का। सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू सी दिस कि मैं कैसी हूँ 1 साल के बाद, ठीक है। मतलब उस साल में पीछे मुड़ के देखूंगी कि अच्छा, आज से 1 साल पहले मैं ऐसी थी, मैंने ये करा था जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा और मैं आज ऐसी बन गई हूँ। सो मैं इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मौका दिया है हमें आजकल टेक्नोलॉजी ने उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने का, सो डेफिनेटली क्यों पीछे रहे हम लोग, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के ब्लॉग में फालतू की बातें कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ब्लॉग क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ सॉरी, चलो। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन। देखो जो बहुत सारे उपनिषद थिंकर्स होते थे ना वो मैन होते थे, लेकिन ठीक है मैन होते थे, जैसे कि आपके ब्राह्मण्स हो गए, राजास हो गए। लेकिन कभी कभार क्या होता था, आपकी वुमेन्स भी जो होती थी ना वो थिंकर्स होती थी, ठीक है। जैसे आपकी गार्गी है, ये मैंने आपको जब ना PYQ एनालिसिस करवाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझाया था गार्गी के बारे में, लोपामुद्रा जी के बारे में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा ना, आप देख सकते हो जाकर, तो छोड़ो अभी नहीं बताना, मैंने आपको बाद में बताऊंगी कौन है कौन नहीं है। तो सिंपली याद करो, सिंपली समझो, याद कर लो इस चीज़ को कि जो गार्गी है वो एक विमेन थिंकर है, ठीक है, जो कि अपनी लर्निंग की वजह से फेमस है। इन्होंने एक डिबेट हुई थी रॉयल कोर्ट में, ठीक है, एक ऋषि के साथ में, एक सेज के साथ में इन्होंने डिबेट करी थी। वहां पे सब लोग हार मान गए थे कि यार इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है। तब ये एक इकलौती विमेन थी वहां पे जिन्होंने हिम्मत करी थी, साहस करा था इनसे डिबेट करने में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, वहाँ पे इनाम भी रखा गया था, ठीक है। ब्राह्मण के ऊपर ही डिबेट हुई थी, यूनिवर्सल सोल क्या है उस चीज़ के ऊपर ही, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिबेट हुई थी। तो एक राजा ने जो थी ना वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा था, तो वहाँ पे सब लोग आए थे, बड़े ऋषि मुनि आए थे, तो एक और भी आए थे, उनका नाम आपको नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उनके साथ में गार्गी ने क्या करी थी, डिबेट करी थी, फाइन। तो तब से ये जो है ना फेमस है। जो पुअर पीपल होते थे वो रियरली जो थे इनका जो थे वो हिस्सा बनते थे। लेकिन एक एक्सेप्शन है उनमें से, एक सत्य कमा जबाला, ठीक है, जबाला, जो इनका नाम पड़ता है अपनी मम्मा के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर, ठीक है, मदर के पीछे इनका नाम पड़ता है, जो कि एक स्लेव वुमेन थी जिनका नाम था जबली, ठीक है। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। तो जो आपके सत्य कमा थे, इनको एक अंदर से डिजायर थी, बड़ी डीप डिजायर थी कि इनको रियलिटी के बारे में क्या करना है, जानना है, सीखना है। तो उन्होंने was accepted by as a student by a ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। तो एक गौतम होते थे, आपके गौतम होते थे, ब्राह्मण टीचर थे। तो इन्होंने सत्य कमा जबला को अपना स्टूडेंट क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, फाइन। तो मेनी ऑफ द आइडियाज of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, ठीक है। तो डेवलप करे गए इनके जो फेमस आइडियाज थे
मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर, किन्होंने जो थे डेवलप करे, एक फेमस आपके थिंकर थे शंकराचार्य, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अपनी 7th क्लास में जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, पन्नी, ठीक है। तो इन्होंने ग्रामर की जो क्या करे थे ना, रूल बनाए थे, ठीक है, ग्रामर बनाई थी इन्होंने संस्कृत की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पन्नी कौन है, तो पन्नी कौन है? ग्रामरियन है, फाइन, जिन्होंने प्रिपेयर करी थी संस्कृत की ग्रामर। इन्होंने अरेंज करे थे वावल्स को, कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में, ठीक है, और उनका इस्तेमाल करा था एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक आपके जो यूज होते हैं अलजेब्रा वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने बहुत सारे रूल्स को लिखा था इन शॉर्ट फॉर्मूलाज में, ठीक है। राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन अ शॉर्ट फॉर्मूला। तो उन्होंने लैंग्वेज के रूल्स को लिखा था शॉर्ट फॉर्मूलाज में, ठीक है, आज से 3000 साल, सॉरी अराउंड 3000 ऑफ देम, फाइन, 3000 साल बोल रही हूँ मैं, सॉरी। अब पढ़ेंगे हम लोग जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म की नींव रखते हैं आपके वर्धमान महावीरा, फाइन। तो जो मोस्ट फेमस जो थिंकर हैं आपके जैनास के, वो हैं आपके वर्धमान महावीरा, ठीक है, जिनका आज से मतलब जिनका अब से पहले जिक्र होता है, आज से 2500 साल पहले, फाइन, मतलब 2500 साल पहले जो थे यहाँ पे, उनका नाम था वर्धमान महावीरा। ये एक क्षत्रिय थे और एक राजकुमार थे। एक जगह थी आपकी लिछाविस, ठीक है, एक ग्रुप था जो कि वाजी के संघ का जो क्या था, एक वाजी आपकी जगह है, मैंने आपको कल भी बताया था, उस संघ का जो पार्ट था, ठीक है, उसके ये क्या थे, लिचाविस के क्या होते थे, ये लिचाविस ग्रुप था, उसके क्या थे, ये एक राजकुमार थे, फाइन। तो 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30 क्या होता है, इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े ये अपने जंगलों की तरफ, ठीक है। और 12 साल तक इन्होंने एक अकेली हार्ड जिंदगी जी जंगलों में, और एट द एंड इनको क्या मिल गई, इनलाइटेंडमेंट इनको मिल गई, फाइन। इन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन जो था वो सिखाया कि जो मैन एंड वुमेन है, जो जानना चाहते हैं सच्चाई के बारे में, उनको अपने घरों को छोड़ना होगा, कि वही इंसान ट्रुथ जान पाएगा, वही इंसान सच्चाई जान पाएगा जो अपना घर बार छोड़ देगा। इन्होंने बोला, ठीक है, कि उस इंसान को, उन लोगों को जो सच की खोज में निकलना चाहते हैं, सच को जानना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड के सच को जानना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अहिंसा के, ठीक है, अहिंसा के, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना, किसी भी लिविंग चीज को, किसी भी लिविंग बीइंग को आपको क्या नहीं करना, हर्ट नहीं करना और किल नहीं करना। जितने भी लोग हैं, जितने भी बीइंग्स हैं आपके, लोग जितने भी जीव हैं आपके, महावीरा ने बोला लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, कि सबको अपनी जिंदगी क्या है, प्यारी है, हर कोई जो है लंबा जीना चाहता है। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो इनकी टीचिंग्स को समझ पाए, इसीलिए इन्होंने भी उस भाषा में अपनी टीचिंग्स दी जो भाषा सब लोग समझ पाए, तो वो थी आपकी प्राकृत, ठीक है। अब देखो बहुत सारी जगहों में ना प्राकृत जो है वो इस्तेमाल करी जाती थी, तो हर एक जगह के ऊपर इसका नाम पड़ गया। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपके मगध में प्राकृत बोली जाती थी, उसका नाम पड़ गया मगधी, समझ में आया। जो महावीरा के फॉलोअर्स हैं उनको बोला जाता है जैनास, क्या बोला जाता है, जैनास बोला जाता है, जो बहुत सिंपल जिंदगी अपनी जीते हैं, ठीक है, खाने के लिए बेग करते हैं, जाके खाना मांगते हैं। अब उनको एब्सोल्यूट ऑनेस्ट होना पड़ता है, स्पेशली उनको कभी जो है वो ना कुछ चोरी नहीं करना, ठीक है, वो चोरी नहीं कर सकते। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसे, अरे यार मुझे ना वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब अपना सब कुछ छोड़ देना, आपको ब्रह्मचार्य हो, यस, ठीक है, ब्रह्मचार्य हो। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, कि इंसान को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य की जिंदगी जीनी पड़ेगी, इवन कि अपने कपड़ों को भी त्यागना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पे देख लो जैना किस वर्ड से आया है, जैना आपका निकला है जिना वर्ड से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। व्हाट डू यू थिंक द टर्म जिना वाज यूज्ड फॉर महावीरा, तो इसका आंसर मुझे आप देना, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मैन एंड वीमेन, तो बहुत सारे मैन एंड वीमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना, समझ में आया। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया ये सीखने के लिए, ठीक है, और ये टीच करने के लिए एक जिंदगी के नए तरीके को। बहुत सारे जो पीछे रह गए, जो उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, many more remained behind and supported those who became, वो क्या बन गए, मॉन्क्स बन गए, नर्न्स बन गए, ठीक है, और प्रोवाइड करते थे उनको खाना।
जो जैनिज्म था वो सपोर्ट करा गया मेनली बाय द ट्रेडर्स, ठीक है। लेकिन जो फार्मर्स थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए रूल्स फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लोगों को इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता है अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। लेकिन जैनिज्म क्या कहता है कि आपको किसी की भी लाइफ को नहीं लेना, आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना। तो यार यहाँ पे तो इनको करना ही पड़ेगा, फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स बचानी है। तो इसीलिए जो मेनली सपोर्ट करा गया था वो ट्रेडर्स ने सपोर्ट करा, वो कौन सा किसी की वहां पे जान ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन फार्मर्स को तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स की जान लेनी पड़ती थी, तो इनको जरा मुश्किल लगा इन रूल्स को फॉलो करना। ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर जेनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये नॉर्थ इंडिया में फैल गया, गुजरात के कुछ हिस्सों में फैल गया, तमिलनाडु में फैल गया, कर्नाटका में फैल गया। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं अटक क्यों रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बोलते बोलते ना गले में मेरे सांस अटक रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, शायद मेरी तबीयत की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ज़रा ले लेना थोड़ा। आज मैं डाउन होके भी आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब इतनी एनर्जी के साथ मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं फिर से सांस ले रही हूँ, मेरे गले में अटक रहा है कुछ, आई डोंट नो व्हाई। The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. So बहुत सदियों तक क्या चलता रहा, orally मतलब orally बोल के बता के कि महावीर जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये सिर्फ orally क्या करा गया, इनकी बातों को जो मतलब इनका ना ट्रांसमिशन करा गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो था वो पहुंचाया गया। फाइन, they were written down in the form in which they were presently अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभ भाई इन गुजरात, ठीक है। तो इनको लिखा भी गया, और आज के टाइम पे कहाँ पे ये जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, अवेलेबल देखने को मिलेंगी। ये आपको वल्लभी नाम की एक प्लेस है गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इनका टाइम क्या है, अबाउट 1500 ईयर्स अगो। समझ में आया। संघ के बारे में पढ़ते हैं। संघ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। तो महावीर एंड बुद्धा felt that only those who left their home could gain the true knowledge. अब महावीर और गौतम बुद्ध को ये लगता था कि जो लोग अपना घर बार छोड़ेंगे वही लोग जो है ना वो इस ट्रू नॉलेज को अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सो उन्होंने उनके रहने के लिए सो दे अरेंज देम टू स्टे टुगेदर। तो उनको बोला गया मतलब कि आप लोग ना एक साथ रहो, ठीक है, ग्रुप में रहो। इन द संघ एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, मतलब जो लोग अपना घर छोड़ के आए हैं वो लोग अपना एक ग्रुप बना लो, ठीक है, उस ग्रुप में रहो। और उस ग्रुप को, ठीक है, उस एसोसिएशन को जो इनकी मिलके बनी उसको बोला गया संघ। क्या बोला गया, संघ। तो जो रूल्स थे संघ के, द रूल्स मेड फॉर द बुद्ध संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिताका। तो अगर आपसे पूछा जाए विनय पिताका किस रिलीजन को बिलोंग करती है, सो आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपका आंसर रहेगा बुद्धिज्म। और विनय पिताका में क्या लिखा गया है कि जो बुद्ध संघ है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। मैन के लिए अलग ब्रांच होती थी एंड वुमेन के लिए अलग ब्रांच होती थी। जो ऑल जितने भी मैन थे वो क्या कर सकते थे, वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। चिल्ड्रंस को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स की। गुलामों को, जो स्लेव्स होते थे, उनको लेनी पड़ती थी अपने मास्टर्स की परमिशन। जो वीमेन्स होती थी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बार पढ़ लेनी है खुद से भी, मेरे समझाने से भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। जो लोग इस संघ को ज्वाइन कर लेते थे ना वो बड़ी सिंपल जिंदगी जो थे वो जीते थे, ठीक है। मेडिटेशन करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरा मतलब अगर दिन के 24 घंटे हैं तो कम से कम 20 घंटे तो मान के चलो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, फाइन। और सिटीज में जाते थे, गांव गांव जाते थे खाना मांगने के लिए। फिक्स आर होते थे इनके, मतलब कि इस टाइम पे जाएंगे तो उस टाइम पे वो लोग जाते थे। दैट इज वाई दे वर नॉन एज भिक्षुस। तो भिक्षुस बोला गया, मतलब बेगर के लिए एक प्रकृत शब्द है आपका, ठीक है। एंड भिक्षुनिस, मुझे ना प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, ठीक है। तो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। उन्होंने दूसरों को टीचिंग्स दी, पढ़ाया, एक दूसरे की मदद करी। वो मीटिंग्स भी कंडक्ट कराते थे सो दैट कि जो उनके संघ के अंदर कोई झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट उठ रहा है वो चीज़ को वो अच्छे से संभाल पाए। तो उसके लिए मीटिंग्स होती थी। अब संघ के अंदर कौन कौन इंक्लूड थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रियास भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लेबरर्स भी थे, बार्बर्स भी थे, ठीक है। बहुत सारे जो थे आपको लोग देखने को मिलेंगे। Many of them wrote down the teachings of the Buddha. तो बहुत सारों ने गौतम बुद्ध की
टीचिंग्स को क्या कर दिया, लिख दिया। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने पोएम्स को भी जो था वो कंपोज कर दिया कि कैसे हम लोग संघ में रहते हैं, संघ की जिंदगी कैसी है, गौतम बुद्ध के संदेश क्या है, मैसेज क्या है, टीचिंग्स क्या है। तो ये चीज़ एक केव देख सकते हो, ठीक है, आप हिल्स के अंदर जो है वो निकाली गई है। ये केव है आपके कारले, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। यहाँ पे मॉन्क्स जो नन होते थे, ठीक है, वो रहते थे और यहाँ पे मेडिटेशन करते थे इन शेल्टर्स के अंदर में। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ ये किससे रिलेटेड है। तो ये कोई यहाँ पे आपको केव देखने को मिलेगी और इसकी लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्ल, महाराष्ट्र। मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। टू बिगिन विद, what Jain and Buddhist monk went from one place to from place to place throughout the year teaching people। तो चाहे वो जैनिज्म के लोग हैं, चाहे बुद्धिस्ट के मॉन्क है, चाहे वो जैना है, चाहे वो मॉन्क बुद्धिस्ट के मॉन्क है, वो लोग साल भर साल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, घूमते रहते थे और लोगों को संदेश देते रहते थे। द ओनली टाइम द स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो एक जगह पे कब रहते थे, जब बारिश होती थी, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ट्रेवल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो उनके सपोर्टर्स ने ना कुछ उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए, ठीक है, गार्डन्स में, और कुछ लोग नेचुरल केव्स में वहाँ पे रहने लग गए, हिली एरियाज में। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो सपोर्टर्स जो थे मॉन्क्स के, जो ठीक है, जो मॉन्क्स और नन्स के सपोर्टर्स थे, एंड themselves felt the need for more permanent shelters। तो इन सबको लगा यार कि हमें परमानेंट शेल्टर की कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है, अब टेम्परेरी जो आप शेल्टर्स बना रहे से काम नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने बना दी मोनेस्ट्रीज। क्या बना दी, मोनेस्ट्रीज। इनको बोला जाता था विहारास। क्या बोला जाता था, विहारास। द अर्लीस्ट विहारास जो थे वो बनते थे आपके वुड के, ठीक है, ब्रिक के भी बनते थे, फिर ब्रिक के, समवर इवन इन केव्स, कुछ केव्स में भी थे, ठीक है। केव्स को डग आउट करा जाता था हिल्स के अंदर में, स्पेशली आपके वेस्टर्न इंडिया के अंदर में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें जो है वो क्या बताते हैं, जैसे कि नदियाँ अपना नाम खो देती हैं, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लॉस देयर नेम। जैसे ही, जैसे नदी है ये, ठीक है, ये भी कोई नदी है, मान लो ये नदी ए है, ये नदी बी है, ठीक है, और ये नदी सी है। जब इस बड़े समंदर में जाके इस ए नदी का जल जो है वो चला जाएगा और इस बी नदी का जल चला जाएगा, इस सी नदी का जल चला जाएगा, तो जो इन नदियों का पानी है वो अपना नाम खो देगा। समझ में आया? अभी तो मैं बोल रही हूँ, आप पानी कहाँ से लेके, आप बोलोगे ए रिवर का पानी है, आप बोलोगे बी रिवर का पानी है, आप बोलोगे सी रिवर का पानी है, लेकिन जैसे ही बड़े समंदर के अंदर ये लोग जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, इनका पानी माइटी ओशन के साथ में जो है वो फ्लो करने लगता है, तब ये लोग क्या करते हैं, अपना खो देते हैं। फाइन, समझ में आया आपको? आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, वेरी ऑफन द लैंड्स ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट्स, ठीक है। तो जहाँ पे, जिस जमीन पे आपके विहारास बनते थे, एंड एक और चीज़ बताना भूल गई मैं यहाँ पे, इसी के साथ ये बता देती हूँ कि जैसे नदियों का पानी अपना नाम को देते हैं ना, वैसे ही आप अपना वर्ण, अपनी रैंक, ठीक है, अपनी फैमिली, सब कुछ खो देते हो, भूल जाते हो जब आप उस संघ को ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। जब आप व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क, जब आप ऑर्डर ऑफ मॉन्क को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तब आप अपना सब कुछ क्या कर देते हो, भूल जाते हो। आप सिर्फ उसी नाम से जाने जाते हो कि भाई ये मॉन्क्स है, ठीक है, ये कोई किस रैंक है, इनकी क्या वर्ण है, वो नहीं जाना जाता। जैसे नदियाँ अपने पानी का नाम खो देती हैं, जैसे नदियों का पानी अपना नाम खो देता है, वैसे ही जो फॉलोअर्स हैं बुद्धा के, ठीक है, वो भी अपना क्या रैंक, अपना वर्ण, अपना फैमिली सबको खो देते हैं, ठीक है, उनका नाम खो देते हैं। फाइन। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द बिहारा वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट्स। तो जिन लैंड के ऊपर बिहारा आपके बनते थे वो डोनेट करी होती थी आपके रिच मर्चेंट्स ने, लैंड ऑनर्स ने, ठीक है, किंग ने। द लोकल पीपल केम विद द गिफ्ट्स ऑफ फूड। जो लोकल लोग थे वो फूड के साथ में आते थे, क्लोथिंग के साथ में आते थे, मतलब गिफ्ट देते थे इन लोगों को, मेडिसिन देते थे मॉन्क एंड नन्स को। इन रिटर्न ये लोगों को जो थे वो टीचिंग्स दे देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिस्ट स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे जो था ये बुद्धिज्म आपका फैलता गया, ठीक है। हम जो है वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में इसके बारे में। अब आश्रम्स के बारे में देख लेते हैं। ये आश्रम्स वो नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, इसका मतलब है स्टेज ऑफ लाइफ। तो एक है ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वर्णप्रस्था,
असामान्य सा, ठीक है। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये जो मैन है वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ, ठीक है। इनको बोला गया कि सिंपल जिंदगी जियो, सादी जिंदगी जियो और वेदांस को स्टडी करो ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, ब्रह्मचार्य के टाइम में। ब्रह्मचार्य का टाइम क्या है कि आप अपना स्टडी करो सब कुछ, फाइन। और उसके बाद गृहस्था का वक्त कब है आपकी जिंदगी का, जब आपको क्या करनी है, शादी करनी है, ठीक है, एंड लिव एज अ हाउस होल्डर। उसके बाद एक वक्त आएगा, एक स्टेज आएगी आपकी लाइफ की जहाँ पे आपको जंगलों के लिए निकल पड़ना है, मेडिटेशन आपको करना है, वानप्रस्थ, ठीक है। और उसके बाद आपको सब कुछ त्याग देना है और आपको बन जाना है, ठीक है, असंन्यासियंस, ठीक है। जो सिस्टम था ये आश्रम्स का, ये मैन को अलाउड करता था अपनी पूरी जिंदगी को to spend some part of their lives in meditation. Generally women were not allowed to study the Vedas, ठीक है। जनरली क्या होता था कि वुमेन्स को अलाउड नहीं होता था वेदास को पढ़ना, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड। सो इनको फॉलो क्या करना पड़ता था, अपने आश्रम, मतलब उनको फॉलो करना पड़ता था जो आश्रम्स आश्रमास इनके हस्बैंड ने चूज करे थे, ठीक है। समझ में आया? सो ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, फाइन। आगे बढ़ते हैं, खत्म ही होने वाला है। हाँ ये देख लो, बस खत्म है ये बाब का, फाइन। तो ईरान को ढूंढो अपने एटलस के अंदर में। जोरास्टर एक ईरानियन प्रॉफिट थे। हिज टीचिंग वाज कंटेन्ड इन अ बुक। किस बुक में इनकी टीचिंग्स हैं? अवेस्ता में। जो अवेस्ता में लैंग्वेज का यूज करा गया है, द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। तो जैसे आपको वेदास में लैंग्वेज देखने को मिलती है ना, ठीक है, जैसे प्रैक्टिसेस वहां पे डिस्क्राइब करी गई हैं, तो इन द सेम वे कुछ सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अवेस्ता में देखने को मिलेंगी। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरास्टर आर कंटेन इन द, देखो एक कहावत में ना, एक इसकी टीचिंग्स आपको समझ में आ जाएंगी। तो कहावत क्या है? गुड थॉट, अच्छे विचार, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, गुड डीड्स, अच्छे कर्म, ठीक है। सो ये वर्स है आपकी ज़ेंद अवेस्ता की, एक हॉली बुक है ये आपकी, फाइन। तो लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, ये आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है ये। by means of which one shall create peace and tranquility, okay. So more than thousands year जो जोरास्ट्रियनिज्म था एक मेजर धर्म रहा आपका ईरान में। देखो जितने भी पारसी होते हैं ना, ठीक है, जितने भी पारसी हैं ये सारे क्या है, जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं, जोरास्ट्रियंस हैं, वो सारे ही पारसी हो। देखो सारे पारसी क्या है, जोरास्ट्रियंस हैं, बट सारे जोरास्ट्रियंस क्या नहीं है, पारसी नहीं है। ये लोग इन लोगों के एंसेस्टर्स हैं, फाइन। अब काफ़ी लंबे टाइम तक तो ईरान में मेजर धर्म आपको ये देखने को मिलता रहा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब इन जोरास्ट्रियन ने क्या करना शुरू कर दिया, माइग्रेशन करनी शुरू कर दी, माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए। ये माइग्रेट हो गए, आ गए आपके कोस्टल टाउन्स में सेटल हो गए, आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है। आपका गुजरात है, सिजी और महाराष्ट्र सेटल हो गए आपके कोस्टल एरियाज के पास में आके। और ये किन लोगों के एंसेस्टर्स हैं? दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द टुडेस पारसीज। तो इसी के साथ में वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ही करा ना, मैं भूल जाती हूँ, 6 तो नहीं है, ये 7 ही करा है। तो चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ में।